कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुंबई के जवेरी बाजार के व्यापारियों की बड़ी पहल। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर के बीच व्यापारियों ने अपने कारागृहों के लिए सार्थक पहल की है। पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रवासी कारागृहों के पलायन से सबक लेते हुए रोज 200 करोड़ रुपए के कारोबार वाले मुंबई के सोने चांदी के जवेरी बाजार के व्यापारी अपने कारागृहों को रोकने के लिए उनकी देखभाल में जुट गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता कुमार पाल जैन का कहना है कि कारागिरों को रोकने और उनके दिलों में भय पैदा न हो, इसके लिए उनके रहने और खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों ने तो अपने कारागिर और कर्मचारियों के लिए किराए का मकान भी व्यवस्था की है। जवेरी बाजार में पिछले 10 साल से काम करने वाले 29 साल के तारक सामंत का कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन के कारण रोजी का संकट हो गया था। हम दिन भर में लगभग 1000 रुपए कमा लेते थे। लॉकडाउन में गांव में खेती का काम करना पड़ रहा था। वहां रोज सिर्फ 200 से 250 रुपए मिलते थे। घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बार यदि मुंबई में लॉकडाउन लगा तो हमारे सेठ ने विश्वास दिलाया है कि वे हमारी सारी सुविधा का ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, पिछले लॉकडाउन का बहुत सा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। काम भरपूर है, इसलिए हम इस बार जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी हमने अपने गांव जाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। हम मजदूर हैं, दिन भर में काम के पैसे हमें मिलते हैं। यदि हम अपने गांव चले गए तो ऐसे में हमारे घर के आर्थिक जरूरतों को संभालना काफी मुश्किल होगा। दूसरी ओर बंगाली सुवर्ण शिल्पी संघ के उपाध्यक्ष राधानाथ मोदक का कहना है कि लॉकडाउन की आहट से काम की कमी तो नहीं शुरू हो गई है। अभी मार्केट में पहले से मुकाबले 60% से 40% काम है। लोगों के कारण कुछ कारागृहों में डर का भी माहौल है। हम सभी को समझा रहे हैं कि यही कोरोना का गाइडलाइन की पालन कर हम सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ काम करने वाले ज्यादातर कारागृहों में पलायन का कोई मानस नहीं बनाया है। जवेरी बाजार का कारोबार बाहर से आए कारागिरों पर निर्भर है। ज्यादातर कारागिर बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। यहाँ की 5000 सोने चांदी की दुकानें भी 60 से 70 हजार की कारागिर काम करते हैं। कारागिरों की संख्या पश्चिम बंगाल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत दत्ता का कहना है कि लगभग सभी कारागिरों को दोनों डोज लग चुके हैं। इसी वजह से इस बार डर का माहौल कम है। पहले सोशल मीडिया पर की दोस्ती, फिर जबरन बनाए समलैंगिक संबंध, 3 गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए हाई प्रोफाइल युवाओं का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह के 3 बदमाशों को मालवनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के नाम इरफान खान 26 साल, अहमद शेख 24 साल और इमरान शेख 24 साल है। इसके अलावा इस गिरोह से जुड़े सोहेल और एक अन्य आरोपी फरार है। सभी आरोपी समलैंगिक बताए जा रहे हैं। आरोप है कि जब आरोपियों ने पीड़ित युवक के साथ संबंध बनाने की बात कही तो पीड़ित ने उनका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका पर्स और मोबाइल छीन लिया। इसके अलावा उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो भी शूट कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। साथ ही पीड़ित का डेबिट कार्ड भी छीन लिया गया। हालांकि इसके पहले कि बदमाश पीड़ित के बैंक खाते के रकम निकालकर गायब होते, पीड़ित ने इसकी सूचना अपने परिजन को दे दी। परिजन ने MHB पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जोनल DCP विशाल ठाकुर के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई। मुलानी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए मालवनी और आसपास के इलाकों में जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को मालवनी से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 8 करोड़ के सोने की लूट के मामले को 15 दिन में सुलझाया, 10 गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 8 करोड़ के सोने के जवाहरातों की लूट के मामले को सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 10 आरोपियों को गुजरात और राजस्थान से गिरफ्तार किया है।
और लूट के 7 करोड़ की कीमत के सोने के जवाहरातों को बरामद भी किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिसके पास लगभग 1 करोड़ का सोना है। उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक मुंबई के एलटी मार्ग इलाके में 14 फरवरी को एक शराब व्यापारी की दुकान में 9 करोड़ के सोने के जवाहरातों के साथ साथ लाखों रुपयों की चोरी हो गई थी। चोरी करने के बाद पहचान न हो सके इसलिए आरोपी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी चुरा ले गए। चोरी की इतनी बड़ी वारदात को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने कुल 6 टीमों गठित की थी। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो पता चला कि चोरी को अंजाम देने वाले दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ही थे। फोन लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों का पता लगाया और राजस्थान से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के सोने की इतनी ज्यादा मात्रा को अपने खेतों की जमीन में दबा दिया था। एक आरोपी ने गिरफ्त में आने के बाद जब पुलिस ने और छानबीन की तो कुछ आरोपियों को गुजरात से भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। पालघर में सड़क पर 4 किलोमीटर तक दौड़ता रहा जलता हुआ ट्रक। ड्राइवर को कोई भनक तक नहीं लगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सड़क पर दौड़ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ट्रक के पिछले हिस्से में लगी थी और जब तक ड्राइवर को इसकी जानकारी हुई तब बहुत देर हो चुकी थी। वह तकरीबन 4 किलोमीटर तक जलते हुए सड़क पर दौड़ता रहा। पालघर फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि चारे से लदा ट्रक पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर कम से कम 4 किमी तक जलते हुए दौड़ता रहा। दुर्घटना शुक्रवार देर शाम पालघर के शीरसाद फाटा के पास हुई है। जलते ट्रक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे किसी राहगीर ने अपने फोन कैमरे से तैयार किया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। ट्रक में आग लगी थी और उसे सड़क पर दौड़ता हुआ देख साथ चलने वाले गाड़ी में बैठे शख्स ने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी, जिसे कि वसई विराट नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि खबर मिलते ही आग बुझाने के लिए आनन फानन में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है। वो महिला पोलिसांना आता 8 तास ड्युटी द्या। पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा आदेश। महाराष्ट्र सरकारने महिला पोलिसांच्या कामाचे तास 12 तासांवरून 8 तासांवर आणण्याचा निर्णय सप्टेंबरमध्ये घेतला। त्यानुसार काही ठिकाणी अंमलबजावणी करण्यात येत असून सगळीकडे प्रायोगिक तत्वावर यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी दिले आहेत। या निर्णयामुळे महिला पोलिसांना दिलासा मिळाला आहे। नागपूर शहरात महिला पोलिसांना प्रायोगिक तत्वावर 8 तास ड्युटीचा उपक्रम सुरू केल्यानंतर संचालक संजय पांडे यांनी पोलीस घटकांनी या निर्णयाबाबत विचार करावा अशी सूचना केली होती। त्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनीही महिला पोलिसांसाठी 8 तासांची ड्युटी जाहीर केली होती। त्यापाठोपाठ असा निर्णय घेऊन अमरावती आणि नुकतीच नवी मुंबई पोलिसांनीही अंमलबजावणी केली। अखेर राज्य पातळीवर निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील महिला पोलिसांना 8 तासांची ड्युटी करायला मिळणार आहे। पोलीस दलात कर्तव्य बजावत असलेल्या महिला पोलिसांवर कामाबरोबर कौटुंबिक जबाबदारीची भारही असतो। सण उत्सव बंदोबस्त गंभीर गुन्हे या निमित्ताने वर्षभरातून अनेक वेळा 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ कर्तव्य बजावावं लागतं। त्यामुळे त्यांच्या कौटुंबिक जबाबदारीवर आणि कर्तव्यावर परिणाम होत असल्याने निदर्शनास आले आहे। त्यामुळे मानसिक ताणही वाढत आहे। काही महिला पोलिसांनी ही बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिली होती।
त्यानुसार सगळीकडे पुढील आदेश मिळेपर्यंत प्रायोगिक तत्वावर यांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला है। महाराष्ट्र में दुकानों और सुपर मार्केट में बिकेगी शराब। चीफ मिनिस्टर कैबिनेट ने दी मंजूरी। भाजपा ने कहा ये पूरी तरह शराबियों को समर्पित सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार ने सुपर मार्केट सहित 1000 वर्ग फीट के दुकानों में वाइन बेचने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी है। भाजपा विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा, ठाकरे सरकार पूरी तरह से शराबियों को समर्पित सरकार है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री एवं राकापा प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस निर्णय की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में ढेर सारी वाइनरी है, किसानों के फल उत्पादन पर वाइनरी चलती है। इस निर्णय से फल उत्पादन किसानों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नई वाइन पॉलिसी लागू करना चाहती है। इस वक्त साल भर में करीब 70 लाख लीटर वाइन की खपत महाराष्ट्र में होती है। नई वाइन पॉलिसी लागू होने पर यह बढ़ाकर 1000 लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। भाजपा द्वारा महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का विरोध किए जाने के सवाल पर मलिक ने कहा, गोवा और हिमाचल में भाजपा सरकार ने ऐसी ही पॉलिसी लागू की है। भाजपा शासित कई राज्यों में वाइन बिक्री की नीति अमल में लाई गई है, परंतु यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा विरोध क्यों कर रही है। भाजपा विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने इस मंत्रिमंडल की बैठक में वाइन बिक्री के संबंध में लिए गए निर्णय की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की ठाकरे सरकार पूरी तरह से शराबियों को समर्पित सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ठाकरे सरकार के निर्णय की निंदा करता हूं मैं। निर्णय भारत को मध्य राष्ट्र बनाने वाला है। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल से दारू सस्ती है। शराब बंदी को हटाकर उसे बेचने की अनुमति दी जा रही है। राज्य में शराब के नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और अब तो किराना दुकानों और सुपर मार्केट में वाइन बिक्री का निर्णय लिया गया है। इससे साबित हो गया है कि ठाकरे सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है, परंतु राज्य की जनता ऐसे गलत निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्शकों को जानकारी दे, महाराष्ट्र में दुकान पर सुपर मार्केट में सिर्फ वाइन ही बिकेगी, बाकी दूसरी कोई शराब नहीं बिकेगी। क्या आपने कभी शराब का म्यूजियम देखा है? अगर नहीं तो इस बार जब भी आप गोवा जाएं तो अनोखा म्यूजियम देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यह भारत का पहला लिकर म्यूजियम है। भारत का पहला ऐसा म्यूजियम जहां शराब की बोतलें दिखाई देंगी। फेनी की जमीन गोवा के हाल ही में एक संग्रहालय मिला है जो पूरी तरह से स्थानीय रूप से बनाई गई शराब को समर्पित है। प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता स्थानीय व्यवसायी नंदन कुड़चड़कर द्वारा इसे शुरू किया गया। केंडोडीएम के छोटे से समुद्र तट गांव में स्थित संग्रहालय ऑल अबाउट अल्कोहल में फेनी से जुड़ी सैकड़ों कलाकृतियां हैं, जिसमें बड़े पारंपरिक कांच के वस्त्र शामिल हैं, जिनमें स्थानीय काजू आधारित शराब सदियों पहले संग्रहित की गई है। नंदन कुड़चड़कर ने बताया, संग्रहालय शुरू करने के पीछे का उद्देश्य दुनिया को गोवा की समुद्र विरासत, विशेष रूप से फेनी की कहानी और ब्राजील से गोवा तक शराब के निशान की विरासत से अवगत करना था। यह माना जाता है कि काजू के पौधे को पहली बार 1700 के दशक में इसके औपनिवेशिक शासकों पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील से गोवा में आयात किया गया था। ब्राजील और गोवा दोनों एक समान लुसोफोनियन औपनिवेशिक प्रभाव साझा करते हैं। गोवा के तट पर पौधे लगाए जाने के बाद काजू ने गोवा में जड़ें जमा ली है और काजू
के सेब से रस से आसूर है और गोवा में एक लोकप्रिय मादक पेय है। काजू सेब की कटाई किसानों द्वारा बागों से की जाती है, जो हर मौसम में सरकार से पट्टे पर देते हैं। सेब के रस को फिर पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करके कीविंड और आसूत किया जाता है। एक बार आसूत होने पर कीविंट रस एक लोकप्रिय हल्के नशीले ग्रीष्मकालीन पेय में बदल जाता है, जिसे उर्रक कहा जाता है, जबकि एक बार डबल डिस्टिल्ड होने पर पेय को फेनी कहा जाता है। फेनी को लोग काली मिर्च, जायफल, दालचीनी जैसे मसालों के साथ मिलाकर एक प्रकार बनाया जाता है, जिसे मसाला फेनी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता है देश की पहली स्वदेशी शराब है काजू फेनी। इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग ताड़ के ताड़ी से नारियल की फेनी को निकालने के लिए भी किया जाता है। भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने के लिए काजू फेनी देश की पहली स्वदेशी शराब भी है। इस प्रक्रिया को, जिसे 2009 में शराब के स्थानीय निर्माताओं द्वारा शुरू किया गया था, तटीय राज्य के स्थानिक निवासियों द्वारा आमतौर पर और सामाजिक रूप से सेवन किए जाने वाले पेय फेनी को 2016 में गोवा सरकार द्वारा राज्य विरासत पेय के रूप में अधिसूचित किया गया था, ताकि इसके निर्माताओं को स्कॉच और टकीला की तर्ज पर वैश्विक स्तर पर इसका विवरण करने की अनुमति मिल सके। कुडसलकर ने कहा कि शराब का संग्रहालय एक भंडार के रूप में काम करेगा, जो शराब बनाने वाले उपकरणों जैसे बर्तन, कांच, बोतलें और बहुत कुछ को पुराने समय से संरक्षित करता है। जब गोवा को पूर्व का रोम माना गया था, संग्रहालय शुरू करने के पीछे अपनी प्रेरणा के बारे में बोलते हुए कुडसलकर ने कहा, प्रेरणा सरल थी। गोवा को हमेशा की तरह कुछ अलग दिखाने का बेहद आनंद था। विश्वव्यापी विश्व यात्री गोवा का दौरा करता है और गोवा के अलावा भारत में इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है, जहां आप दुनिया को हमारे औपनिवेशिक पेय का इतिहास, सम्मान और स्वाद दिखा सकते हैं।